जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज विजयादशमी है यानी दशहरा है और दशहरा के शुभ अवसर पे विक्रम जीएस एकेडमी जो यह चैनल है आज इसे शुरुआत किया जा रहा है इस उद्देश्य से कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जो बच्चे हैं उन्हें एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, सही शिक्षा नहीं मिल पाता है, सही तरीके से उन्हें उस स्तर का पढ़ाई नहीं मिल पाता है जिस स्तर की पढ़ाई की डिमांड आगे चल कर के प्रतियोगी परीक्षाओं में होती है। इस उद्देश्य के साथ आज इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया जा रहा है जिसका नाम विक्रम जीएस एकेडमी है। यह चैनल ख़ास तौर पे दो लोगों के लिए बनाया गया। पहला वह बच्चा जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहा है 6 क्लास से 12th क्लास तक के बीच में, और दूसरा कि 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बीच के बेस पे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इसमें सबसे ख़ास बात यह कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद उस चैप्टर से बनने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम लोग कराएंगे और बहुत तरीके से हम लोग इसे ले करके चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस मुहिम को। यह मुहिम तभी सफल हो पाएगा जब आप लोगों का भरपूर समर्थन, आप सभी का भरपूर प्यार आशीर्वाद बनेगा। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ेंगे और जुड़ करके ज़बरदस्त तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बाकी पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। हम कोशिश करेंगे, अपना 100% एफर्ट डालेंगे कि आप इसे अच्छी तरह से समझें और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो एनसीईआरटी है 6 क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी, यानी कि हमारा जो सौरमंडल है उसमें हमारी पृथ्वी कहाँ है, सौरमंडल में पृथ्वी किस रूप में है, सौरमंडल में पृथ्वी किस स्थान पे है, और सौरमंडल क्या है, पृथ्वी क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी के अलावे और क्या क्या है, इन सारी बातों पे हम लोग ध्यान आकर्षित करेंगे। हर चीज़ पढ़ेंगे जिस चीज़ का डिमांड जो है वो परीक्षाओं में होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस चीज़ को। देखिए, यहाँ पे सूर्यास्त के बाद जब आकाश को हम लोग देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जब शाम में सूर्य अस्त हो जाता है उस समय हम लोग आकाश को जब देखते हैं, जब सारी पक्षियाँ दिन भर अपने आकाश में विचरण करते हुए जब अपने अपने घर की ओर घोंसलाओं में लौटती है, कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए तारे शुरुआत में दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जैसे जैसे शाम ढलता है, रात्रि की बेला जब शुरू होती है तो इसकी तारों की संख्या आकाश में बढ़ जाती है। आप इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। जब रात में इतने तारे आकाश में दिखाई देते हैं कि आप इसकी गणना नहीं कर सकते हैं बाबू, ठीक है। संपूर्ण छोटी छोटी चमकदार जो वस्तुओं से हमारी जो आकाश है वो भर जाती है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। मानो आकाश में हीरा जड़े हुए हों। यानी हम जिस चमकदार वस्तु को संध्या की बेला में अपने आकाश में देखते हैं तो वह ऐसे लगता है मानो पूरा के पूरा आकाश में जो है वो हीरा जड़ दिया गया है। इसमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं और कुछ कम टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। आप पाएंगे कि इसमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य तारों से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। देखिए, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, इस बात को समझें। हम संध्या के समय में जब शाम में सूर्य को देखते हैं, सूर्य को डूबते हुए देखते हैं, तो उस समय कुछ तारे हमें आकाश में दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब सूर्य बिल्कुल ही विलुप्त हो जाता है, रात्रि की बेला प्रारंभ हो जाती है, तो धीरे धीरे आकाश में तारों की संख्या बढ़ती जाती है। कुछ तारे जो हैं वो ज़्यादा चमकते हैं, कुछ तारे कम चमकते हैं, जिसमें से कुछ तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और कुछ तारे बिल्कुल भी टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, ठीक है। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। देखिए, छोटी छोटी तारों के बीच में, टिमटिमाते वस्तुओं के बीच में हम लोग चंद्रमा को भी डेली देखते हैं। हम चंद्रमा से भलीभांति परिचित होते हैं। यह अलग अलग समय में अलग अलग आकार का दिखाई देता है, अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। जब आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देखते हैं, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा अपने पूरा आकार में रहता है।
चंद्रमा को आप जब देखिएगा तो उसका कभी आकार बढ़ता रहता है, कभी उसका आकार छोटा होता जाता है, लेकिन जब चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है तो उस रात्रि को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन बाद जब इसे आप नहीं देख पाते हैं तो यह नए चंद्रमा की रात्रि यानी अमावस्या कहलाती है। 15 दिन में धीरे धीरे वह चंद्रमा बिल्कुल ही छोटा हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो उस रात्रि को हम लोग अमावस्या की रात्रि कहते हैं, यानी पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि को पूर्णिमा और नए चंद्रमा वाली रात्रि को अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको एक बात पर आश्चर्य नहीं होती है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? अच्छा, एक प्रश्न है बाबू आप लोगों से कि रात्रि में जो चीज़, जो चंद्रमा और छोटे छोटे चमकदार वस्तुएं जिन्हें हम लोग तारा कहते हैं, वह सब कुछ तो हमें अच्छे से दिखाई देता है, उसे हम लोग देख पाते हैं, लेकिन दिन में वह कहाँ चला जाता है? रात्रि में जो चीज़ दिखता है वह दिन में क्यों नहीं दिखता है? यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए समझिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यंत तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। प्रश्न मेरा यह था कि रात में चमकने वाली जो वस्तु है, तारे हैं, चंद्रमा है, यह सब दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इसका उत्तर यह है कि दिन के समय सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है, सूर्य इतना तेज़ी से चमकता है, इतना ज़्यादा चमकता है कि उसकी चमक के कारण बाकी ये तारे जो हैं और बाकी जो चंद्रमा ये सब वगैरह है, वे सारी जो हैं वो दिखना बंद हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है तो आप अपना चमक, आप अपना कद इतना बढ़ा लें, इतना बढ़ा लें, इतना बढ़ा लें कि जब आप वहाँ पे खड़े हैं तो आपके सामने उसका कद बिल्कुल ही दिखाई ही न दे, लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखाई दें। इसलिए आप अपना कद, आप अपने ताकत, आप अपना क्षमता बढ़ाने का प्रयास करते रहें, सूर्य के समान चमकने का प्रयास करते रहें। आइए देखते हैं, सूर्य जो है और चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। बाबू, आसमान में दिखाई देने वाली वे सारी चीज़ें, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, जितने भी चमकने वाली वस्तुएं हैं, आसमान में दिखने वाली वस्तुएं हैं, सब के सब पिंड को हम लोग बोलते हैं खगोलीय पिंड। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। तो क्वेश्चन आएगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो हमें उत्तर में लिखना है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में चमकती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं बाबू, और कुछ बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखिए, जिस सूर्य को हम लोग देखते हैं, जिस सूर्य के से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिस सूर्य के कारण हमारी पृथ्वी जो है वो अनवरत चमकते रहती है, जिस सूर्य के कारण हम सुबह देख पाते हैं, दिन हो पाता है, वह सूर्य क्या है? तो वह सूर्य तारा है। तारा किसे कहते हैं? तो तारा जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना क्या हो, प्रकाश हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। यह किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो यह गैसों से बना हुआ होता है। आपको आश्चर्य होगा कि यह किससे बना है? यह गैसों से बना है। कौन सी गैस बाबू? तो यह हाइड्रोजन गैस से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। और यह कैसे बनता है, कौन सी अभिक्रिया होती है, ये धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नाभिकीय संलयन होता है, कि नाभिकीय विखंडन होता है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो सूर्य क्या है? तारा है। और सूर्य एक खगोलीय पिंड भी है, क्योंकि सूर्य जो है वो आसमान में है, चमकता है, इसलिए यह सब खगोलीय पिंड के श्रेणी में भी इसे हम लोग रख करके पढ़ते हैं। देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं, अतः ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखो बाबू, जो चीज़ तुमसे बहुत दूर हो, वह चीज़ तुमको एकदम छोटा दिखाई देता है। जैसे एक एरोप्लेन को तुम नीचे देखोगे एयरपोर्ट पे लगा हुआ, तो वह एरोप्लेन तुमको बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वही एरोप्लेन जब ऊपर में आसमान में उड़ते रहता है तो एकदम छोटा सा चिड़िया के आकार का दिखाई देगा।
इसी प्रकार से सूर्य को छोड़ कर के बाकी जो अन्य तारे हैं जो आसमान में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं छोटे छोटे, वह भी एक तारा है और उसमें भी अत्यंत ऊष्मा है, अत्यंत प्रकाश भरा हुआ है, सूर्य से कई गुना बड़ा बड़ा भी तारा है। वो सब हमसे इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि उसकी जो ऊष्मा है वो हमारे पास तक पहुँच ही नहीं पाती है, हम उस ऊष्मा को ले ही नहीं पाते हैं। यह इतना दूर होने के कारण हमारे पास तक वह ऊष्मा पहुंचा नहीं पाता है, इसलिए उसकी गर्मी से हमें गर्माहट महसूस नहीं होती है। उसके विपरीत उसके इतर सूर्य जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता है उसके तुलना में, इसलिए सूर्य से के गर्मी को हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, सूर्य की ऊष्मा को प्राप्त कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यंत ऊंचाई पर उड़ रही हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखिए, रात में जब आप आसमान की ओर देखिएगा तो तारों का बहुत सारा समूह दिखाई देता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, नक्षत्र मंडल में एक नक्षत्र मंडल जिसको हम लोग पहचानते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अर्सा मेजर या बिग बियर। यह क्या है बाबू, इसकी पहचान क्या है, इसे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। देखिए, यह बाबू स्मॉल बियर या सप्तऋषि, 7 ऋषि का यह मंडल कहलाता है। देखिए, 7 तारों का समूह कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, 7 तारों का समूह कहते हैं। आसमान में जब आप देखिएगा तो 7 तारों का एक समूह दिखाई देता है, जिसे अर्सा मेजर का यह भी एक भाग है बाबू। ठीक है, तो इस अर्सा मेजर को हम लोग देख सकते हैं अपने आँखों से, बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है अर्सा मेजर। आपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण के लिए भी तारों का सहायता लेते थे और उत्तरी भाग उत्तर दिशा को बतलाता था। देखिए, उत्तरी जो भाग है, देखिए इसको समझिएगा, लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और यही जो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं, क्योंकि यह उत्तर दिशा में हमेशा रहता है और उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह ऊपर में उत्तरी भाग में है और यह उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यह आसमान में अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है, इसलिए इससे हम लोग आसानी से दिशा निर्धारण कर सकते थे, क्योंकि जो बदल ही नहीं रहा है, जो एक ही दिशा में है, एक ही स्थान पे हमेशा रहता है, तो उसे आसानी से हम समझ सकते हैं कि हाँ, यह उत्तर दिशा में रहता है, यह तारा ध्रुव तारा है। हम लोग आसानी से उत्तर को पहचान लिए, तो उत्तर को जब पहचान लिए तो हम उसके विपरीत दिशा में दक्षिण को पहचान लेंगे, और जब उत्तर दक्षिण को पहचान ही लिए तो हम लोगों का दायां हाथ जो है वो पूरब बतलाता है, बायां हाथ पश्चिम बतलाता है। हम लोग आसानी से समझ लेते हैं, ये वाला जानते होंगे, यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया, तो ये वाला ईस्ट हो जाएगा और यह वाला वेस्ट हो जाएगा। ये सब तो आसानी से समझ में आ जाता है। हम जब दिशा पढ़ाएंगे तो इसे आसानी और भी सरल भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ध्रुव तारा को हम लोग जान गए और यह आसानी से हमें एक स्थान पर दिखाई देता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं। ठीक है, चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों के आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो उसे ध्रुव तारा की ओर इंगित करता है। देखिए, इस चित्र को देखिए, यहाँ पे आपको सप्तऋषि मंडल दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 तारा है सप्तऋषि, और सप्तऋषि से जब हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो सबसे ऊपर में उत्तर में एक तारा दिखाई दे रहा है जो बहुत ही ज़्यादा तेज ब्राइट चमक रहा है, उसे ही हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो ग्रह किसे कहते हैं, कितने होते हैं, ये सारी बातें जो है वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वह यह पढ़ा कि आसमान में जो है बहुत सारा चमकीले चीज़ दिखाई देते हैं, उसमें से कुछ ज़्यादा चमकता है, कम चमकता है, कुछ कम चमकता है।
जो चमकीले चीज़ दिखाई देते हैं आसमान में, और सूर्य हो गया और तारे हो गए, ये सारे के सारे को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को बोलते हैं खगोलीय पिंड। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। तारा क्या होता है भाई? तो जिसके पास खुद का ऊष्मा होता है और प्रकाश होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो बाकी तारे और सूर्य में क्या अंतर है? तो सूर्य सबसे नज़दीक है, हमसे बहुत नज़दीक है, इसलिए सूर्य का से ऊष्मा प्राप्त हम लोग कर लेते हैं, सूर्य से गर्मी प्राप्त करते हैं। और बाकी तारा क्या है? बाकी तारा बहुत ज़्यादा दूर है, उसका प्रकाश और ऊष्मा हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्रुव तारा क्या है? तो ध्रुव तारा एक उत्तर दिशा की ओर को बताता है और हमेशा उत्तर दिशा में एक ही जगह पे रहता है, इसलिए जो पुराने ज़माने में उसी को देख करके लोग दिशाओं का निर्धारण करते थे। सप्तऋषि मंडल क्या है? तो ताराओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ताराओं के समूह को हम लोग बोलते थे नक्षत्र मंडल। क्या बोलते थे? नक्षत्र मंडल। और इस नक्षत्र मंडल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो नक्षत्र मंडल है, जिसे हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि मंडल। तो इतना सारा कुछ पढ़े। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।